हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और उसमें हमारा आज का टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक आई और संगुणन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। तो यहाँ संगुणन एसोसिएशन है, एसोसिएशन की मात्रा भी अल्फा है और पीछे हमने पढ़ा था डिसोसिएशन वियोजन, उसकी मात्रा भी अल्फा थी। और यहाँ वांट ऑफ गुणांक आई है, ये वांट ऑफ के नाम पर रखा गया है। तो हम पढ़ें और ध्यान से सुनना। और डेरिवेशन पर अंकित प्रश्न हमारे और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि डेरिवेशन तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन अंकित प्रश्न जरूर पूछे गए हैं इन डेरिवेशंस पर। तो हम लिखेंगे कि माना विलेय ए के, यानी कोई विलेय पदार्थ है ए के n मोल, ए के n मोल संगुणित होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वहां हमने वियोजन पढ़ा था, यहां हम एसोसिएशन पढ़ रहे हैं। यहां संगुणित यानी इकट्ठा होना, एकत्रित होना। माना विलेय ए के n मोल संगुणित होते हैं तो उत्पाद के, तो उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के मोल, तो उत्पाद की मोल याद रखना AN बनेगा, यानी A के पैरों में N लगाऊंगा। यहां विलेय पदार्थ A है और वो उस विलेय पदार्थ के N मोल है, उस A के N मोल है, और N मोल आपस में जब संगुणित हो जाएंगे तो उस पदार्थ के साथ वो संगुणित होकर के पैरों में A और N, यानी A के पैरों में N लगेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप यूं पढ़ते हो ना कि आप N और N को मिलाते हो इस प्रकार से, तो बताइए N2 नहीं बनता क्या? ठीक इसी प्रकार है जैसे ये मान लीजिए N है, नाइट्रोजन या बोलो ऑक्सीजन, जो भी आप ले रहे हो। जैसे आप O+O लेते हो तो क्या बनता है? O2। ठीक इसी प्रकार जैसे आप ऑक्सीजन यानी पदार्थ A है, विलेय है, वो मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लेता हूं ऑक्सीजन है, और उसके N मोल संगुणित होंगे तो जो संगुणित होंगे वो मोल पैरों में आएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ A के पैरों में N आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से जाएगा। और संगुणन हो रहा है तो संगुणन की मात्रा, जैसे वहां वियोजन की मात्रा थी, यहां संगुणन की मात्रा अल्फा, तो संगुणन की मात्रा बराबर अल्फा लिख देंगे। अब रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में देखो A के N मोल है, तो ये वाला पहले A ले लेता हूं यहां इस प्रकार से और यूं लगा देता हूं, ठीक है ना। और A के पैरों में N बन जाएगा। यहां इस A के कितने मोल है? N मोल है। मोल हमेशा आगे आते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना कि N2 + H2, और आप पढ़ते हो इस प्रकार से संतुलित करूं तो 2NH3, ऐसे पढ़ते हो ना। यहां ये क्या है? 3, यहां 1, यहां ये 2, ये क्या है? ये मोल है। तो विलेय पदार्थ A है, जैसे यहाँ N2 है, यहाँ H2 है, इसी प्रकार A है, और इसके मोल है वो आगे हैं डाटा के रूप में। इन्हें कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो लगे 1, 3, 2, इस प्रकार से ये यहाँ N के स्थान पर आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आप देखना, समीकरण बनाती हम लिखेंगे प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में मोल। तो प्रारंभ में मोल याद रखना, जब आप A के मोल ले रहे हो, N मोल ले रहे हो, तो वो आपके हाथ में है, आपने अभी उसको किसी विलायक में मिलाया नहीं है। तो प्रारंभ में इसके तो A यानी 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल आपके हाथ में है A का, और आपने मिलाया नहीं तो संगुणन तो एक बार नहीं होगा। जब उस विलायक में मिला दोगे तो संगुणन की क्रिया शुरू होगी। तो यहाँ उस वक्त जब ये 1 है तो ये बना ही नहीं, संगुणन हुआ ही नहीं, तो 0 होगा। तो प्रारंभ में मोल इसका 1 हो जाएगा, और आपने मिलाया नहीं है विलायक में तो संगुणन होने की संभावना तो नहीं है। जब मिला दोगे तो संगुणन होगा। तो प्रारंभ में ये 1 और ये बना ही नहीं, संगुणन हुआ नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लिखोगे संगुणन के बाद, संगुणन के बाद मोल। अब संगुणन जब हो जाएगा, आप उसको डाल दोगे विलायक में, तो याद रखना ये हाफ हो जाएगा, वियोजन की मात्रा है उसका आधा हो जाएगा, α/N हो जाएगा, और ये 1 - अल्फा हो जाएगा। संगुणन के बाद ये तो शेष बचेगा, 1 में से 1 - अल्फा शेष बचेगा,
और ये अल्फा अपॉन एन हो जाएगा। संगुणन में हमेशा बटे में आएगा, उत्पाद है। और वियोजन में याद रखना, वियोजन में तो गुणा में आ रहा था और यहाँ संगुणन है, एसोसिएशन है, तो मतलब आयनन की मात्रा है वो जो मोल है उन मोल के और याद रखना आधी हो जाती है। तो अब यहां लिखेंगे कि प्रेक्षित मोलों की संख्या, प्रेक्षित जो मोल है की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या या प्रेक्षित कुल मोल एक ही बात है, प्रेक्षित कुल मोल या प्रेक्षित मोलों की संख्या। तो इनको जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, ये आ जाएगा। अब लिखेंगे सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल क्रियाकारक से देखे जाते हैं। किससे देखे जाते हैं? क्रियाकारक से। तो क्रियाकारक यहाँ ए है, उसके एन मोल है और उसका शुरुआत में 1 मोल मान रहे हैं, तो सैद्धांतिक मोल हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब आप एक बात पढ़ के आए हो कि वांट हाफ गुणांक आई बराबर क्या होता है? वांट हाफ गुणांक आई बराबर आप जानते हो प्रेक्षित मोल। याद रखना, प्रेक्षित हमेशा ऊपर आएगा और सैद्धांतिक हमेशा नीचे आएगा। सैद्धांतिक मोल आप बटे में लगाओगे तो आई बराबर प्रेक्षित मोल बटे में सैद्धांतिक, ये कहीं नहीं बदलेगा। कुछ बुक्स में ये ऊपर नीचे दिया, ये गलत है। प्रेक्षित हमेशा ऊपर आता है, सैद्धांतिक हमेशा नीचे आता है, याद रखना आप। अब ये बात यानी इसकी वैल्यू यहां रख देंगे आई बराबर, तो प्रेक्षित मोल कितने? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे में एन ऊपर वाले में आ जाएगा और सैद्धांतिक मोल 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां मैं सीधा यहां लिख देता हूं, इस साइड में यहां ये कर दिया मैंने। क्या कर दिया? आई बराबर प्रेक्षित मोल, तो ये रहे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन और सैद्धांतिक मोल बटे में 1 ये रहा। और ये किसके बराबर है? ये आई के बराबर है। अब इस आई को इस 1 से वज्र गुणा कर लेंगे तो वही आई आ जाएगा, वापस आई आ जाएगा। तो कहने का अर्थ आई को 1 से वज्र गुणा किया तो आई आ गया, तो ये तो नहीं रहा। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास आई बराबर ये इतना सिस्टम बचा। तो अब क्या करूंगा? अब याद रखना कि इस n को इस i से गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो अब कहने का ये राशि इस प्रकार से यूं है, ये राशि इस प्रकार से यूं है। तो अब ni बराबर, और इसको गुणा करूंगा n माइनस n अल्फा और प्लस अल्फा। ठीक है ना। n का इस i से किया ni, n का इस 1 से किया n का इस अल्फा से किया n अल्फा और अल्फा प्लस में है। ठीक है ना। अब थोड़ा इसे और पक्षांतरण कर लेते हैं इसका, तो आप लिख सकते हो कि ni माइनस n, पक्षांतरण में आप ni माइनस n और बराबर याद रखना आप ले सकते हो अल्फा माइनस n अल्फा, इसको पक्षांतर कर लिया मैंने। ठीक है ना। और पक्षांतरण में ni माइनस n इधर ले आया बराबर अल्फा माइनस n अल्फा कर दिया। ठीक है। अब यूं करते हैं, इस बराबर के बाद दोनों तरफ और कॉमन ले लेते हैं, इस साइड भी कॉमन और इस साइड भी कॉमन, बराबर के दोनों तरफ। तो बराबर के दोनों तरफ कॉमन लोगे तो यहां कॉमन n आ रहा है, तो लिखूंगा n और क्या बच गया? i माइनस 1 और इधर कॉमन क्या आ रहा है? इधर अल्फा आ रहा है, तो लिखूंगा अल्फा और क्या बच गया? 1 माइनस n, ये बच गया। अब आप क्या करोगे? अब आप अल्फा बराबर निकाल दीजिए। तो अल्फा बराबर आप जब निकालोगे तो आ जाएगा n इंटू आई माइनस 1 और बटे में 1 माइनस n, ये अल्फा बराबर हमारा व्यंजक हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू n और गुणा में i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। अल्फा संगुणन की मात्रा है, n आपको यौगिक मिलेगा, उस यौगिक वो यौगिक संगुणित तो होकर कितने कण बना रहा है, तो n यहां पर यौगिक के संगुणन में कणों की संख्या है। n क्या है? यौगिक कोई मिलेगा आपको, वो यौगिक और आपके विलायक में संगुणित होकर के कितने कण बना रहा है, वो कणों की संख्या n हो जाएगी। और i आप जानते हो वांट हाफ गुणांक होता है, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, इस पर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम हल करेंगे। अब है वांट हाफ गुणांक i और संगुणन की मात्रा अल्फा पर आधारित आंकिक प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न दिया हुआ है
0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजोइक अम्ल की मात्रा है वो तो 0.3 ग्राम है, बेंजीन 80 ग्राम है, उसमें उसको घोला गया है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात करो और बेंजीन हेतु Kf, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की वैल्यू 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी हुई है। तो संगुणन की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो संगुणन की मात्रा ज्ञात करने से पहले आपको जो पदार्थ यहां दिया है, जो बेंजोइक अम्ल आप घोल रहे हो उसमें, तो आपको इस बेंजोइक अम्ल का पहले अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर। और अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर अणुभार जब ज्ञात कर लोगे तो फिर संगुणन की मात्रा ज्ञात हो पाएगी। तो आप जानते हो कि इन प्रश्नों में जब आप अणुसंख्या गुणधर्मों का अणुभार ज्ञात करते हो तो याद रखना यहां दिया है हिमांक अवनमन। क्या दिया है? हिमांक अवनमन। तो अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा हो गया? हिमांक में अवनमन वाला, और उसका सूत्र लगाना है हमें। तो आप पढ़ोगे तो KF आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा, इंटू WB ऊपर आ जाएगा और WA नीचे आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। अब देखना KF, जिसे आप कहते हो हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.1। तो मैं यहां लगा दूंगा 5.1 बटे में डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन कितना दिया है? हिमांक अवनमन दिया है 0.317। तो 0.317 ये हिमांक अवनमन दिया हुआ है। उसके बाद में WB होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में। तो विलेय पदार्थ क्या है? देखिए बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल को आप बेंजीन में मिला रहे हो। बेंजीन तो पानी जैसी होती है, विलायक के रूप में काम करती है, और आप बेंजोइक अम्ल को मिला रहे हो। तो बेंजोइक अम्ल याद रखना, बेंजोइक अम्ल पाउडर नुमा होता है, बेंजोइक अम्ल पाउडर नुमा होता है। तो 0.03 ग्राम मात्रा है इसकी, तो वो विलेय पदार्थ है 0.3, ठीक है ना? 0.3 यानी 0.3 ग्राम इसकी विलेय मात्रा है। और WA विलायक की मात्रा। विलायक वो होता है जिसमें आप घोलते हो, जैसे पानी विलायक है, यहां बेंजीन विलायक है। कितने ग्राम है? 80 ग्राम है। तो यहां 80 लगा देंगे और इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है? जब आप इसको हल करके लाओगे तो इसका आप आंसर निकाल लेना, और ये लगभग आएगा 60.33। इसका जो MB अणुभार है वो 60.33 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने सूत्र से निकाला है। तो सूत्र से निकाला है तो मैं इसे बोलूंगा प्रेक्षित अणुभार। कौन से वाला? ऑब्जर्व, याद रखना ऑब्जर्व है, ये ऑब्जर्व करके निकाला है हमने, प्रेक्षित अणुभार है। तो प्रेक्षित या आपके मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और अब ध्यान देना, यहां हमें क्या दिया है? बेंजोइक अम्ल दिया है। विलेय पदार्थ, विलेय कण के रूप में कौन है? बेंजोइक अम्ल है। तो ये तो बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार आ गया, प्रेक्षित अणुभार आ गया। बेंजोइक अम्ल का सूत्र से निकालते हैं वो हमेशा याद रखना प्रेक्षित होता है, प्रेक्षित होता है। और किसी, ध्यान देना, जो मैं इसका सिद्धांत रूप में निकालूं, सिद्धांत रूप में बेंजोइक अम्ल का सूत्र तो होता है C6H5COOH। इसका आप निकालोगे तो यहां कार्बन का 12 होता है, तो कार्बन तो 6 बार है, एक कार्बन का 12, तो कार्बन 6 बार है, तो यहां 72 हो जाएगा। और अब ध्यान देना 5H, तो ये 1H, ये 6H हो गए। 1H का 1 होता है तो 6H का 6 हो जाएगा, प्लस अब एक कार्बन का याद रखना 12 होता है, तो एक कार्बन का मैं यहां 12 कर देता हूं। उसके बाद में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब आप इनको जोड़ोगे तो ये बन गया 122। कितना बन गया? 122 बन गया, ठीक है ना? ये आ गया इसका सैद्धांतिक। कौन सा आ गया? सैद्धांतिक अणुभार, ठीक है ना? हाँ, सैद्धांतिक
सिद्धांत रूप में ये सूत्र है, इसको आप करोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखोगे तो 122 प्राप्त होगा, तो ये सैद्धांतिक है, ठीक है ना, सैद्धांतिक। तो आप 122 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि बेंजोइक अम्ल को जब आप बेंजीन में डालते हो तो मैंने बताया था सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल जब आप किसी विलायक को मिलाओगे तो वो द्विलक बना लेते हैं, यानी डबल हो जाते हैं, अपने अणुसूत्र की कॉपी कर लेते हैं, डबल हो जाते हैं। तो बेंजोइक अम्ल का अणुसूत्र, आपने कहने का अर्थ बेंजोइक अम्ल को जब आप विलायक में डालोगे, विलायक कौन सी है, बेंजीन है, तो याद रखना ये यहां टूट करके और दो कण बना लेगा। कहने का संगुणित होकर के, यूं बोलूंगा संगुणित होकर के दो कण बना लेगा। ये पूरा एक कण है, ये पूरा एक कण है। जब आप इसे बेंजीन की विलायक में डालोगे तो विलायक में डालने पर यह हाइड्रोजन बंध से संगुणित हो जाएगा और द्विविलक बना लेगा, हाइड्रोजन बंध से बंधित होकर के, जिसे हम डाइमर बोलेंगे, डाइमर बना लेगा। तो इस जैसा ही एक अणु और बन जाएगा, तो एक और बन जाएगा इस प्रकार से। तो टोटल फिर मैं बोलूंगा कि बेंजोइक अम्ल के कणों की संख्या 2 हो जाएगी। तो बेंजोइक अम्ल को जब आप विलायक में डालोगे तो यह द्विविलक बना लेता है, हाइड्रोजन बंध से बंधित होकर के, इसलिए इसके कणों की संख्या 2 हो जाएगी। तो बेंजोइक अम्ल और विलायक में कण बनाता है, कितने कण बनाता है, 2 बनाता है, ठीक है ना। ये 2 हम सूत्र लिखेंगे, वहां n की वैल्यू हो जाएगी, संगमन की मात्रा में n आएगा, n की वैल्यू यहां 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं, पहले I का मान निकालते हैं। तो I बराबर आप जानते हो प्रेक्षित बटे में सैद्धांतिक होता है, यानी प्रेक्षित मोल या अणुभार, यहां तो अणुभार है, प्रेक्षित अणुभार बटे में सैद्धांतिक अणुभार। तो सैद्धांतिक अणुभार याद रखना, प्रेक्षित अणुभार तो निकाला 60 आपके .33, कितना 60.33 निकाला हमने, तो लिख दूंगा 60.33 बटे में सैद्धांतिक हमने निकाला 122। जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 0.49 आ जाएगा। तो ये I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू 0.49 आ गई। अब हम संगुणन और आपके I गुणांक में, ठीक है ना, भवांट गुणांक I में जो संबंध है वो व्यंजक लगाते हैं, तो वो होता है अल्फा बराबर n इंटू I-1 अपॉन 1-n, ठीक है। यहां n की वैल्यू बेंजोइक अम्ल कितने कण बनाता है सॉल्यूशन में, द्विविलक बना करके 2 कण, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। I का मान अभी निकाला आपके 0.49, माइनस का माइनस लगा देता हूं, 1 का 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से और बटे में 1-n, n की वैल्यू 2 लगा देता हूं। और जब आप इसको हल करोगे ये 0.49 -1 है और बटे में 1 - 2 और बार गुना में ऊपर 2 है, तो यहां 0.49 में से आप 1 घटाओगे, पॉइंट वाली राशि में से 1 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, माइनस का आपके पास बच जाएगा, अल्फा बराबर बच जाएगा 2 का 2 लिखूंगा, ये माइनस वाला बचेगा, माइनस का 0.51 ये लगा दूंगा, बटे में 1 - 2 तो ये भी माइनस का 1 बच जाएगा। अब इस राशि को ऊपर गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर आपके 1.02 बटे में -1, और ये भी माइनस की राशि है तो माइनस, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर -1.02 बटे में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा 1.02। अब 1.02 को आप परसेंट में डाल लीजिए, तो 1.02 को परसेंट में, तो दशमलव के बाद 2 अंक और इंटू 100, तो अब ये 102% आ गया। तो संगुणन कितना होगा, अल्फा बराबर संगुणन, अल्फा बराबर क्या होता है, संगुणन की मात्रा, तो अल्फा बराबर संगुणन की मात्रा 102% होगी, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन में। यानी कहने का अर्थ, जब आप बेंजोइक अम्ल को और बेंजीन में डालोगे
तो बेंजोइक अम्ल है उसका संगुणन 102%